बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 4 है सत्ता के नए गेम। तो इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है चीन के बारे में। चीन किस तरीके से आज़ाद होता है, कैसे वहाँ पे पहले साम्यवाद था फिर पूंजीवाद आया और किस तरीके से चीनी क्रांति हुई, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, सैन्य विशेषताएं कहती हैं और आर्थिक विशेषताएं कैसी हैं, भारत चीन के संबंध अच्छे हैं तो कैसे हैं और अगर संबंध खराब हैं तो किस तरीके से उन्हें अच्छा किया जाएगा, ये सभी हम एकदम डीपली नॉलेज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम एशिया महाद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चीन जो है वो एशिया के साउथ ईस्ट में स्थित है जिसकी राजधानी है बीजिंग। तो चीन के सामान्य परिचय में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी राजधानी है बीजिंग और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के ले केकिया। वर्तमान में जब मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, यहाँ की जो आबादी है वो तकरीबन 18 से 19% है बौद्ध आबादी। ठीक है, अगर 100 लोग हैं चीनी तो चीनी भाषी लोग हैं तो उसमें से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं, 18 या 19। वहीं चीनी भाषा में चीनी लोग जो है वो अपने देश को क्या कहते हैं, चंग क्यू। क्या कहते हैं, चंग क्यू। उसके बाद चीन का एक इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि चीन जो है वो महाभारत में, मनुस्मृति में, ललित विस्तार आदि जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि इतिहास में यहाँ का जो एक मार्ग था, आपको पता होगा, रेशम मार्ग, तो उससे व्यापार भी होता था। जब आप मेसोपोटामिया सभ्यता वगैरह मतलब बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ोगे तब आपको इस रेशम मार्ग के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तब आप ये कहोगे हाँ कि चीन जो है वो वाक़ई में इतिहास के मामले में देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, ख़ास करके व्यापार के मामले में, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी एक छोटी-सी नॉलेज। देखो बच्चों, अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही टाइम मिलेगा आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। आपको सर्च में लिखना है जस्ट स्मार्ट नॉलेज और चैनल के आइकन वाले अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे हम चीन के शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो चीन जो था उसको आज़ादी मिली थी 1 अक्टूबर 1949 को। और कब? चीनी जब क्रांति हुई। तो इस चीनी क्रांति में क्या हुआ कि उस पहले चीन में था पूंजीवाद। तो पूंजीवाद को खत्म करके चीन ने क्या किया, साम्यवाद को अपना लिया। ठीक है? जब एक तरीके से हम कह सकते हैं शीत युद्ध के दौर के दौरान, ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है शीत युद्ध जो था वो 1945 से 1991 तक चला था, जब तक जो यूएसएसआर जो था उसका विघटन नहीं हो गया था तब तक। तो हम ये कह सकते हैं कि चीन ने चीनी क्रांति के पश्चात साम्यवाद की स्थापना के लिए पूंजीवाद को खत्म कर दिया। अब जब इसने पूंजीवाद खत्म कर दिया तो इसने क्या किया, अपने देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो पूंजी थी यानी कि जो निवेश था वो कहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, उद्योगों में। क्योंकि इससे पता था कि अगर हम खेती करते रह जाएंगे तो हम विकास में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो उसने पैसा जो था वो खेती से निकाल कर यानी कि कृषि में ज्यादा ना लगा के कहाँ पे लगाया, कंस्ट्रक्शन में, उद्योगों में लगाना शुरू कर दिया। जब उसने उद्योगों में पैसा लगाया तो सामान इसे जो जो था आयात करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, उद्योगों में पैसा लगाएँगे तो सबसे पहले। तो इसने क्या किया कि सामान जो था वो आयात करने की बजाय क्या किया, घरेलू स्तर पे ही बनाने लगे। यानी कि उद्योगों में जो रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल लगने वाला था, वो खुद ही स्वयं बना के उसी में लगाने लगे। तो इससे क्या हुआ, वो अंदर ही अंदर एक मजबूत आर्थिक स्थिति बनती जा रही थी। तो एक चीज़ आप देखना, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, सोवियत प्रणाली, ठीक है ना? सोवियत प्रणाली कुछ हम कह सकते हैं कुछ हद तक चीनी, जब चीन क्रांति हुई थी उसके बाद जो साम्यवाद इन्होंने अपनाया था, वो भी कुछ सोवियत प्रणाली से ही मिलता-जुलता था। क्योंकि सोवियत प्रणाली में भी यही देखा गया था कि वो सब कुछ अपने देश में ही बनाते थे और बहुत कम जो है वो निर्यात करते थे, पहले अपना ही खुद देखते थे। तो ये कह सकते हैं सोवियत प्रणाली और चीनी प्रणाली कहीं न कहीं मिलती-जुलती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि पूँजी कहाँ से खेती से उद्योगों में लगाने लगे, सामान जो था वो मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल वो घर पर ही बनाने लगे, एक तरीके से देश में ही बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो इनकी इकोनॉमिकल जो स्थिति थी, वो उभर के सामने आई, यानी कि अर्थव्यवस्था इनकी मजबूत होती गई। अब आगे सुनो, चीन जो था इसने क्या किया कि अपने जो नागरिक थे उनको शिक्षित किया हर एक मामले में, चाहे वो व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, हर एक चीज़ के मामले में शिक्षित करना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य सुविधाएँ, जो रोज़गार थे वो भी प्रदान किए गए। क्योंकि चीन ने देखा कि जब तक हमारे जो नागरिक हैं, वो शिक्षित नहीं होंगे, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पता नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, तब तक चीन विकास कैसे करेगा? तो उन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए, बहुत सारी यहाँ पे कानून नियम बनाए ताकि नागरिकों को शिक्षित किया जा सके, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा सकें, जागरूक किया जा सके। तो इससे भी हम कह सकते हैं चीन के लोग जो थे, वो एक तरीके से सही तरीके से जागरूक भी हो रहे थे।
अब जब लोग जागरूक हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है भाई कि अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगी। तो हुआ कुछ यूँ कि अर्थव्यवस्था जो थी उसका विकास जो था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, तकरीबन 5 से 6 फ़ीसदी बहुत तेज़ी से। लेकिन यहाँ पे एक लो फॉल आया। लो फॉल क्या आया कि जैसे-जैसे इनकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, तो वैसे-वैसे जनसंख्या भी बढ़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि विकास हो रहा है तो जनसंख्या रुक जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो जनसंख्या जो थी, वो भी बढ़ती जा रही थी, तो विकास जो था, विकास बेशक से बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने की वजह से वो विकास जो था, वो उतना नहीं हो रहा था। एक तरीके से हम कह सकते हैं विकास गतिरोध हो गया था, कम हो गया। तो ये हुआ जो चीन था उसका शुरुआती दौर। अभी आगे भी आएँगे यहाँ पे 1-2 पॉइंट। यहाँ पर क्या था, चीन का अपना कोई विदेशी व्यापार नहीं था, ठीक है? हमें पता है कि वो क्या करता था, अपना सामान घरेलू स्तर पर ही बनाता था, इसलिए उसका व्यापार नहीं था, सिंपल है। प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी कम थी, यानी कि व्यापार के तौर पे अगर हम देखें, जैसे मान लेते हैं प्रति व्यक्ति आय एक बंदे की 1 दिन की ₹100 है, तो वो भी किसी-किसी की थी, किसी-किसी की नहीं थी। तो प्रति व्यक्ति आय कम थी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। फिर क्या हुआ यहाँ पे, अब आता है चीनी अर्थव्यवस्था के विकास की बात। तो चीन जो था, उसने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नियोजित तरीके से खोला, बाकी अंतर्राष्ट्रीय देशों के लिए, ठीक है? एक चरणबद्ध तरीके से। तो 1972 में इसने अपना एकांतवास यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं 1972 में चीन जो था उसने साम्यवाद को खत्म कर दिया। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते साम्यवाद को खत्म कर दिया, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि एकांतवास कर दिया। जो घरेलू स्तर पे बनाते थे, व्यापार नहीं करते थे, उसे खत्म कर 1973 में यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, इन्होंने क्या किया, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव जो थे वो सामने रखे कैबिनेट में। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद इनकी बातों को अमल में लाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए और इनकी बातों को अमल में भी लाया गया, इनका आधुनिकीकरण भी किया गया। फिर बारी आती है 1978 में खुले द्वार की नीति। उस समय 1978 में यहाँ के नेता थे देंग शाओपिंग। इन्होंने क्या किया, चीन में आर्थिक सुधारों को लेकर बहुत सारे इन्होंने नियम बनाए, जिसमें से एक था खुले द्वार की नीति। अब खुले द्वार की नीति की जब इन्होंने घोषणा की तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां चीन में आईं। जब चीन में आई तो विदेशी पूंजी मिली इसे, ठीक है? प्रौद्योगिकी के निवेश बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, यानी कि खुले द्वार की नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारी विदेशी कंपनियां चीन में आई, जिससे चीन को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड और बढ़ाने के लिए, निवेश करने के लिए उसे इंटरनेशनल ट्रेड की जो करेंसी होती है वो मिली, और जब करेंसी मिली तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकल जो उसका फंडामेंटल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता चला गया। ये चीज़ आपको समझ में आई? उसके बाद 1982 में इसने क्या किया, जो खेती थी उसका निजीकरण कर दिया। यानी कि खेत जो है वो अब कोई सामूहिक तरीके से ही नहीं, बल्कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप खेती कर सकते हैं। उद्योगों को भी निजीकरण कर दिया, जैसे रेल उद्योग है, एयर बेस उद्योग है, बहुत सारे उद्योग होते हैं, ट्रांसपोर्ट है। ऐसे उद्योगों को क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। तो इससे क्या हुआ, चीन जो था उससे और ज़्यादा आय मिलने लगी, क्योंकि जब आप निजीकरण कर देते हो तो उससे आपको टैक्स मिलने लगता है सरकार को, ठीक है? अब निजीकरण इन्होंने कर दिया, तब इन्होंने देखा कि भाई चलो हमने निजीकरण तो कर दिया है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था भी खोल दी है, अब हम एक चीज़ और करते हैं कि हम ना कुछ पर्टिकुलर एरिया से विदेशी कंपनियों के लिए कुछ जो अहम नियम होते हैं उनको हटा देते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं एसईजी, ठीक है? ज़ेड, एसईजेड, सेज स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन। तो ऐसे एरिया जो विशेष आर्थिक क्षेत्र थे, वहाँ से व्यापारिक जो अवरोध थे, उनको हटा दिया और विदेशी निवेशक आसानी से आ सकते थे, वहाँ पे उद्यम लगा सकते थे। पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को नहीं खोला। फिर चीन ने जो था, वो खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। चीन ने अर्थव्यवस्था को उदारीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि अब जो था, वो चीन ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के तहत बदल दिया। तो एक तरीके से ये इसके विकास की एक अहम चरण कह सकते हैं, एक अहम प्रक्रिया रही थी। तो चीन का जो शुरुआती दौर है वो कैसा रहा और आगे चल के इसने क्या-क्या किया, ये कैसे विकसित हुआ, आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। फिर आ जाता है सार्वजनिक कृषि की समाप्ति। ये तो अभी हमने देख ही लिया कि कृषि का निजीकरण कर दिया गया। इससे क्या हुआ, कृषि उत्पाद जो थे और ग्रामीण आय जो थे, इसमें बढ़ोतरी हुई और खाद्यान्न संकट भी समाप्त हो गया। क्योंकि देखो, जब किसी चीज़ का निजीकरण हो जाता है, तब क्या होता है, मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है? इस खेत पे अगर हाँ, मान लेते हैं ये 8 बंदे काम करते हैं और इसी खेत को अगर किसी एक बंदे को आप दे दोगे, पर्टिकुलर एक बंदे को,
तो वो पूरी मेहनत करके इस फसल को अच्छा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ की जितनी भी आय होनी है, अगर ₹100 भी आय होगी, तो उस ₹100 में से अगर सरकार को भी टैक्स भी जाएगा, तो भी ₹90 मुझे मिल जाएँगे। वहीं अगर यहाँ पे ₹100 की आय होगी, तो वो कितनी-कितनी बटेगी? 10-10 रुपए। तो क्या हुआ कि सार्वजनिक जो क्षेत्र था, उसको खत्म कर दिया इन्होंने और जो निजीकरण था, उसको बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ? कृषि उत्पाद बढ़ा, ठीक है? तो इससे क्या हुआ? खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया और जो सरकार थी, उसे बहुत सारा जो टैक्स था, वो भी मिलने लगा। आगे क्या हुआ? व्यापार के नए कानून लेके आए। चीनी सरकार ने व्यापार के नए कानून लाए, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका निर्माण किया। इससे क्या हुआ कि विदेशी व्यापार जो था उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अभी हमने डिस्कस कर लिया था। जब विदेशी मुद्रा आएगी तो सिंपल सी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है वो अ, निवेश कर पाओगे। उसके बाद सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के विकास के साथ-साथ अब इसे इंटरनेशनल लेवल पर अपना पैर जमाने के लिए, अपना ताव दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए सुरक्षा परिषद की, यूएनओ की सुरक्षा परिषद की, सिक्योरिटी काउंसिल की इसने सदस्यता प्राप्त की कब? 26 अक्टूबर 1971 में और किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। क्यों? क्योंकि जो चीन था उसने साम्यवाद से हट के अब पूंजीवाद अपनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अमेरिका ने चीन को सपोर्ट करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में इसे जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता थी वो प्राप्त करवा दी और वीटो की शक्ति भी इसको मिली। ठीक है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही है। उसके बाद आता है डब्ल्यूटीओ की। तो सबसे पहले तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसकी और उसके बाद फिर डब्ल्यूटीओ। तो जब डब्ल्यूटीओ की सदस्यता मिली इसे कब? 2001 में, इसको चीन को। तो इसने क्या किया? विदेशों से जो लोग चीन से व्यापार करने लगे, यानी कि जब डब्ल्यूटीओ की सदस्यता मिली तो वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और बढ़ा इसका। तो सिंपल सी बात है, विदेशी निवेश और बढ़ने लगा। बहुत से संसाधनों का इसने निजीकरण कर दिया, जैसे बैंकिंग का, पर्यटन का एवं संचार, यानी कि बैंकिंग हो गई, ठीक है, टूरिज्म और जो टेक्नोलॉजी है, संचार है, इस सभी का इसने निजीकरण कर दिया। और जब इतना सारा निजीकरण कर दिया तो बहुत सारा इसे टैक्स मिलने लगा और फिर ये तेजी से विकास करता चला। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चीन जो था 1972 या फिर कह सकते हैं 78 के बाद से चीन बहुत सारे तरीकों के द्वारा अपना जो विकास था वो यहाँ पे करता चला गया। ठीक है? तो चीनी अर्थव्यवस्था का विकास कुछ इस तरीके से होता जा रहा है। चलिए आगे समझते हैं और कुछ पॉइंट्स को। अब चीन ने ये जो अपनी अर्थव्यवस्था अपनाई थी, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज़ की है, तो उसका आपको हमेशा प्लस पॉइंट मिलेगा, उसका हमेशा नेगेटिव पॉइंट भी मिलता है। तो चीन की जो उसने अपनी अर्थव्यवस्था अपनाई थी, इस अर्थव्यवस्था के परिणाम कैसे निकले इसको समझो। तो सबसे पहले समझेंगे अच्छे वाले, इस सकारात्मक परिणाम। तो चीन ने जो अपनी उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, इसके सकारात्मक परिणाम क्या थे? तो सबसे पहले यहाँ पे परिणाम ये रहा कि अर्थव्यवस्था जो थी, वो बहुत ही तेज़ी से मजबूत होती चली गई। यानी कि इसकी इकोनॉमिकल जो स्थिति थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती चली गई और उस दौरान ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाने लगी। ठीक है? उसके बाद एशिया के लेवल पे अगर हम देखें, एशिया महाद्वीप में, तो वर्ल्ड ट्रेड के रूप में देखें, इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में देखें, तो जो एशिया था, ये सबसे बड़ा व्यापारी देश बन गया था, जब इसने अपनी अर्थव्यवस्था को बदला, उदारवादी अर्थव्यवस्था। बाज़ारों को विदेशी व्यापारियों के लिए खोला था, यानी कि जब चीन ने अपने बाज़ारों को, अपने मार्केट को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोला, तब से उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने का मौका मिल गया और चीन ने इसका लाभ उठाते हुए वर्ल्ड लेवल पर अपने देश के व्यापार को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो 80% इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, जो गैजेट्स होते हैं, वो केवल और केवल चीन के द्वारा निर्यात किए जाते हैं। यानी कि अगर हम 100 में से कोई 100 गैजेट खरीदते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो उसमें से तकरीबन 70 से 80 जो गैजेट्स हैं, ठीक है? ऐसा जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कहना है। यानी कि जो गूगल है वो भी कहता है कि तकरीबन 70 से 80% वो किसके द्वारा आता है? चीन के द्वारा आता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की यहाँ पे बात की जाए। उसके बाद चीन जो था, वो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा इस्पात और सीमेंट का उत्पादक देश भी रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सीमेंट के मामले में, इस्पात के मामले में एक बहुत बड़ा व्यापारिक देश भी रह चुका है चीन। बहुत अच्छी ये इसकी विशेषता रही है। दुनिया के बहुत बड़े-बड़े संगठन, एक तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था,
एक जो यूएनओ था, ठीक है, उसका सिक्योरिटी काउंसिल, एक डब्ल्यूटीओ, फिर यहाँ पे आ जाता है G20, G8 है, ठीक है, तो वीटो शक्ति भी है। तो ऐसे बड़े-बड़े जो संगठन हैं, उसकी सदस्यता इसे प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर चीन जो है वो बहुत ही पावरफुल है। अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि चीन जो है, वो अगर जिस तरीके से वर्तमान में विकास कर रहा है, ऐसा ही विकास लगातार उसका चलता रहा आने वाले 15-20 सालों तक, तो 2040 तक आते-आते ये अमेरिका को छोड़कर उससे ऊपर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी हमने देखा था ये दूसरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से विकास कर रही है, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सेना हो, चाहे वो लोगों का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, इकोनॉमिकल हो, टूरिज़्म हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक मामले में 2040 तक आते-आते ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अगर जिस तरीके से वर्तमान में विकास कर रहा है, उसकी स्पीड जो है डेवलपमेंट की वही रहेगी। ऐसा जो है वो अनुमान लगाया जाता है। तो ये है चीन की अर्थव्यवस्था के मतलब उदारवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिणाम। अब सकारात्मक परिणाम तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी आते हैं। क्या-क्या आए? तो यहाँ पे ऐसा देखा गया, वैसे मुझे लगता नहीं कि ये सही है या नहीं है, लेकिन बुक में दे रखा है तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हर एक एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेरोज़गारी में वृद्धि हुई। अब आप एक चीज़ देखो कि बेरोज़गारी में वृद्धि कैसे होगी? तो सबसे पहले आप ये देखो, जब उद्योगों का निजीकरण किया गया, अब निजीकरण किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में वस्तु उसी की चलेगी जो कम पैसे पे देगा और अच्छा देगा। तो जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हम जिन्हें कहते हैं, घरेलू उद्योग थे, ठीक है? छोटे-छोटे घरेलू उद्योग वो क्या हो गए? खत्म हो गए। तो सिंपल सी बात है, बेरोज़गारी में वृद्धि होनी है। महिलाओं को कार्य करने की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। लगभग 10 करोड़ लोग बेरोज़गार थे। यानी कि ऐसा माना जाता है कि उस समय जो फैक्ट्रियाँ थी, उसमें जो बच्चे थे, जो महिलाएँ थी, उनसे भी काम करवाया जाता था। और कभी महिला अगर गर्भवती भी है, बहुत सारी पीड़ा उससे हो रही है या फिर कह सकते हैं कि बीमार वगैरह है, तो भी उसे काम करना पड़ता। तो ये कह सकते हैं कि बेरोज़गारी में वृद्धि, नंबर पॉइंट 1, महिलाओं को काफ़ी दयनीय स्थिति में कार्य करना पड़ता था, पॉइंट नंबर 2, देन थर्ड कि तकरीबन ऐसा आंकड़ा है कि 10 करोड़ लोग बेरोज़गार थे उस। आगे यहाँ पे आ जाता है आर्थिक असमानता। जब आपको पता है कि एक तरफ बड़े लोग हैं, एक तरफ छोटे लोग हैं, तो सिंपल सी बात है कि विदेशी कंपनियों के आने से कुटीर उद्योग तो खत्म हो गए थे, जिसका फ़ायदा जो था वो मात्र किनको मिला था? व्यापारी और जो धनी वर्ग था उसे। तो इससे क्या हुआ? एक तरफ तो वो वर्ग हो गया जो 1 दिन का 10,000 भी कमाता है, ठीक है? एक तरफ तो वो हो गया जो ₹10 भी नहीं कमाता। तो ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ी खाई यहाँ पे उत्पन्न हुई, बहुत बड़ी असमानता यहाँ पे उत्पन्न हुई। तो ये फासला जो था, वो बहुत ही बढ़ता चला गया था आगे। उद्योग जब थे जो उद्योग थे, जब इनकी स्थापना हुई, तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित, पर्यावरण प्रदूषित हुआ, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है? लैंड पॉल्यूशन भी होने लगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं और भ्रष्टाचार जो था, वो तो बढ़ता ही चला जा। तो इसलिए जो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बदला उदारवादी अर्थव्यवस्था में, तो इसके नकारात्मक परिणाम ये निकल के सामने आए, ठीक है? तो इस तरीके से चीन के बारे में जितनी भी जानकारी इस वीडियो में हमने ली है, अभी तक, आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि चीन का शुरुआती दौर, अभी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि अभी जो है चीन और भारत इसके संबंध रह जाते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे संबंध को समझने। तो चीन का शुरुआती दौर कैसा रहा? चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो किस तरीके से किया, कौन-कौन से इसने तरीके अपनाए और चीन की अर्थव्यवस्था जो विकसित हो रही थी, उसके क्या सकारात्मक परिणाम निकले, क्या उसके नकारात्मक परिणाम निकले, ये आपको समझ में आ गया। अब बारी आती है भारत और चीन संबंध, ठीक है? भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं, इस बारे में अब समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये इंडिया का फ्लैग है, ये चाइना का फ्लैग है, ठीक है? ये प्रधानमंत्री हैं भारत के एक तरफ और एक तरफ है चाइना के। तो इनके बीच में शुरुआती दौर में संबंध अच्छे नहीं थे। भारत और चीन का इतिहास एक समानता इसमें देखी गई है। कैसी समानता देखी गई है समझो। पहले जो थे, वो दोनों एक-दूसरे को सही से नहीं जानते थे, जिससे संबंध कभी खराब ही नहीं हुए। क्योंकि आपको पता है, अगर आपको कुछ शीत युद्ध के बारे में पता है या फिर सोवियत संघ के बारे में पता होगा, तो 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला था, ठीक है? तो एक गुट जो था वो था यूएसए का, एक गुट जो था वो यूएसएसआर का था। तो शीत युद्ध के दौरान जो चाइना था, वो यूएसएसआर का भी गुट रह चुका था और
यूएसए का भी, क्योंकि चीन ने साम्यवाद को भी अपनाया था, फिर पूंजीवाद को भी अपनाया। लेकिन जो इंडिया था, वो था एनएएम, जिसे हम तीसरी दुनिया भी कहते थे या फिर दक्षिणी दुनिया भी कहते थे। एनएएम यानी कि नॉन अलाइजेंट मूवमेंट। तो ये जो भारत था, ये ना तो चीन के संबंध में था, ना तो चीन के फेवर में, यानी कि यूएसए के फेवर में, ना ही तो यूएसएसआर के फेवर। तो चीन और भारत का कभी एक दूसरे से ऐसा सामना हुआ ही नहीं था शुरुआती दौर में, ठीक है, जब आज़ादी मिली थी उसकी बात है। तब यहाँ पे आगे क्या हुआ, संबंध कभी ऐसे खराब हुए नहीं, ऐसा मान सकते हैं। और कुछ समय के लिए तो भारत जो था उसने चीनी लोगों के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था, तो इससे चीन के संबंध कह सकते हैं ठीक ठाक थे। लेकिन यहाँ पे विवाद की अगर हम बात करें तो विवाद आगे कैसे होते हैं, तो विवाद ऐसे हुए, सीमा विवाद सबसे बड़ा और सबसे अहम, जो कि वर्तमान में भी है, ये अभी तक भी नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश का नेपाल, यानी कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है। जम्मू कश्मीर की जो सीमा है, ठीक है, और भारत जो है अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश की नेपाल। तो ऐसे बहुत सारे सीमा विवाद हैं। एक तो अक्साई चीन का सीमा विवाद है, एक अरुणाचल प्रदेश में एक नेपाल जो जगह है, इससे संबंधित ये बॉर्डर एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये इन दोनों जगह को लेकर सीमा विवाद दोनों के बीच में है, जिससे क्या होता है, तनाव बना रहता है। और आपने सुना भी होगा कि अक्साई चीन से या फिर नेपाल से जो सीज़ फायरिंग है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, यहाँ पे दंगे वगैरह भी होते रहते हैं, ठीक है। भारत के द्वारा जब 1959 में जब शरण दी गई थी, किसको, दलाई लामा को, ठीक है। आपको पता है कि तिब्बत की जो समस्या थी उसके बारे में अगर आपको पता होगा, तो चीन जो था वो तिब्बत को अपना क्षेत्र कहता था। फिर आक्रमण किया, तो तिब्बत के जो नेता थे दलाई लामा, वो भारत में आए शरण मांगने के लिए 1959 में। और भारत की तो हमेशा से एक ही राय रही, जो भी आए बस आ जाए, जिसको शरण चाहिए ले जाओ। कितने सारे बांग्लादेशी लोग आए, कितने सारे पाकिस्तानी लोग भारत में शरण लेने आए थे 1965 के युद्ध के दौरान, ठीक है, 1991 के युद्ध के दौरान। तो बहुत सारे यहाँ पे हम कह सकते हैं, भारत जो वो कहता है कि आ जाओ हमसे शरण ले लो, मतलब एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर युद्धों के मामले में हम बात करें, तो 1959 में दलाई लामा को जब भारत ने शरण दी, तो चीन ने कहा कि आप, भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता। इस समझौते का आपने उल्लंघन किया है, और किसी समझौते का जब आपने उल्लंघन किया तो आपसे युद्ध तो होगा भाई। तो युद्ध हुआ 1962 में, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया। तो कह सकते हैं युद्ध की वजह से जो संबंध है वो काफी खराब हुए। आगे समझो, 1988 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण जो था, वो कहा कि कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित कराया, यानी कि जब भारत ने सक्सेसफुली जो परमाणु हथियारों, मतलब परमाणु अपना संपन्न कर लिया था, ठीक है, परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो बहुत सारे देश जो थे वो ये कह रहे थे कि हाँ, ये चीन ने सही, मतलब चीन के खिलाफ, चीन से लड़ने के लिए, चीन के संघर्ष को दबाने के लिए कह सकते हैं भारत ने सही किया। तो वहीं चीन के फेवर के लोग ये कहते थे कि ये गलत किया है भारत ने, क्योंकि भारत ने सीटीबीटी, एनपीटी, ऐसी बहुत सारी परमाणु संधियां हैं जिन पे अभी तक इसने हस्ताक्षर नहीं किए। तो फिर ये क्यों इस पे परीक्षण कर रहा है? तो मतलब ये कह सकते हैं, युद्धों की वजह से, परमाणु परीक्षण की वजह से दोनों के बीच में संबंध काफी खराब रहे, ठीक है। अब बारी आती है संबंध अच्छे कैसे। तो विवाद के मसलों को सुलझाने के लिए इन्होंने किया क्या, विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला निकाला, यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी विवाद हैं उनको कम करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मतलब कि विदेशों में जो ऊर्जा है उसको हासिल करने का मसला, ये समझ में आया। फिर क्या हुआ कि भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, भारत और चीन के संबंधों को थोड़ा सही बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन हो गया, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संगठन है, ऐसे बहुत से संगठनों के जो नेता होते हैं, वो क्या कहते हैं, भारत और चीन के देशों की यात्रा करते हैं, उनका दौरा करते हैं। जैसे कि नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन की राजधानी, इसका दौरा करते हैं और देखते हैं कि जो मसले हैं वो सही से चल रहे हैं, यानी कि विवाद जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये देखा जाता है। परिवहन को लेकर, संचार मार्गों को लेकर, समानार्थिक हितों को लेकर ये आपस में सहयोग करते हैं, यानी कि परिवहन की अगर हम बात कर लें तो परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है, संचार मार्गों को बढ़ाया जाता है, आर्थिक सहयोग एक दूसरे को देते हैं। ऐसा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोगों को लगता है, और ये आपस में ऐसा करना भी चाहते हैं, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति 2014 में जो थे शी जिनपिंग,
तो इन्होंने भारत की यात्रा की थी, कि भारत का दौरा किया था, जिससे संबंध काफ़ी अच्छे हुए। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये जो चीन गए थे, तो इन्होंने चीन का दौरा किया, तो इससे भी संबंध काफ़ी मजबूत हुए भारत और चीन के बीच। जब भी कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है, तो संबंध उससे काफ़ी मजबूत होते हैं। फिर क्या हुआ कि 1981 में भारत और चीन ने सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की एक श्रृंखला चलाई। वार्ताओं की श्रृंखला मतलब कि जब भी कोई विवाद होगा तो हम आपस में बात करेंगे और उस विवाद को सुलझाएंगे। हालांकि अगर एक्चुअल में ऐसा देखा जाए तो अब वाद विवाद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चीन और भारत के बीच में नेफा सीमा, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अक्साई चीन की सीमा को लेकर जो विवाद है, वो जैसे जम्मू कश्मीर का मामला था ना 370 वाला, अगर ऐसे ये सुलझेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये सुलझ जाएगा, नहीं तो ये ऐसा पड़ा ही रहेगा एक तरीके से। क्योंकि बहुत साल से जैसे 370 चलता आ रहा है, वैसे ही ये अक्साई चीन और नेफा वाला चलता रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जो सीमा विवाद थे इनको सुलझाने के लिए, दूर करने के लिए श्रृंखलाएँ चलती रहीं। दोनों एशिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, यानी कि चीन और भारत, इन दोनों की एक राय है। राय क्या है? ये दोनों मिलकर एशिया के लेवल पर एक मजबूत आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, उसके रूप में, और एक राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन के रूप में एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। ये इन दोनों का ये मानना है। 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा चीन का दौरा किया गया, संबंध काफ़ी अच्छे हुए। टकराव को टालने के लिए, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए साझा रणनीति अपनाई, यानी कि जब 1988 में राजीव गांधी जी के द्वारा चीन का दौरा किया गया, तब चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद था, उसको शांत बनाए रखने के लिए साझा रणनीति अपनाई गई और टकराव को टाला। आगे क्या हुआ? दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग, व्यापार के लिए सीमा पर पोस्ट खोलने का समझौता, क्योंकि दोनों ही देशों ने आपस में एक दूसरे की संस्कृति के आदान प्रदान के लिए, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए, यानी कि विज्ञान के लेवल पे, तकनीकी के क्षेत्र के लेवल पे आपस में सहयोग करेंगे, व्यापार करेंगे एक दूसरे के द्वारा, जो कि एक हम पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, तरीके से। फिर आगे 1999 में भारत और चीन का व्यापार जो था वो 30% ईयर वाइज बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता चला गया? जैसे 1992 में भारत का और चीन का व्यापार था 33 करोड़ 80 लाख डॉलर। वहीं जाकर ये 2017 में कितना हो गया? 84 अरब डॉलर। ठीक है? तो आप सोचो कि कितना था? 33 करोड़। 33 करोड़ से 84 अरब का व्यापार। बहुत बड़ी बात है। कितना गुना हो गया? 30% गुना एक तरीके से। ठीक है? तो व्यापार हम कह सकते हैं बहुत तेज़ी से होता चला जाता है। तो भारत और चीन के संबंध इस तरीके से, आई होप आपको सारे के सारे यहाँ पे समझ में आ गए। तो पहले जो थे वो अच्छे नहीं थे, और अच्छे नहीं थे तो कैसे थे ये आपने समझा, और फिर जब सही करने की बारी आई तो सही किस तरीके से हुए ये भी आपको समझ में आ गया। और वीडियो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी भारत और चीन के बारे में। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, या स्मार्ट नॉलेज का जो अकाउंट होगा उसको फॉलो कर लेना, तो मैसेज कर देना, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको जवाब मिल जाएगा। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।